हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जेईई 2020 के 3 सितंबर के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो कॉन्सेंट्रिक मेटलिक पेयर्स हैं, उनके लिए रेडियस और चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है और उनके पोटेंशियल का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले हम दोनों स्पेयर के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनर स्पेयर का टोटल पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो खुद की वजह से भी होगा, खुद के चार्ज की वजह से भी होगा और आउटर स्पेयर की वजह से भी होगा। तो इनर स्पेयर के खुद के चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो हो गया के Q1/R। ठीक है, आउटर स्पेयर पे चार्ज Q2 है और रेडियस 4R है। आउटर स्पेयर की वजह से अगर हम देखेंगे तो अंदर वाले सारे पॉइंट्स पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना कि उसकी सरफेस पे है। तो ये हो गया 4kQ2/4R। ठीक है, अब आउटर स्पेयर के लिए टोटल पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं। आउटर स्पेयर का भी पोटेंशियल एक तो खुद के चार्ज की वजह से होगा, दूसरा इनर स्पेयर की वजह से भी होगा। इनर स्पेयर की वजह से पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस आउटर स्पेयर के सरफेस की वो 4R है, तो ये हो गया kQ1/4R। और खुद के चार्ज की वजह से होगा kQ2/4R। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस हम ले लेते हैं, तो ये हो गया kQ1/R तो ये वाली टर्म ये कैंसिल हो जाएंगी। kQ1/R में से हम kQ1/4R सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 3/4 kQ1/R। k की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3Q1/4πε0। यहाँ पे 4 का फैक्टर मल्टीप्लाई होकर 6πε0 इंटू R। इस क्वेश्चन में हमें एक प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस के साथ में मास डेंसिटी का वेरिएशन दे रखा है और हमें ये कैलकुलेट करना है कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा। तो मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम यहाँ पे पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे सेंटर से R डिस्टेंस पे, उसके बाद में मैक्सिमा कहाँ पे आएगा वो हम चेक करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट का सेंटर है। रेडियस जो है प्लैनेट की वो हमें गिवन है कि वो कैपिटल R है और प्लैनेट के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे इसको प्लैनेट को स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो होलो स्फीयर होंगे, तो यहाँ पे एक होलो स्फीयर हम कंसिडर कर लेते हैं। होलो स्फीयर की रेडियस x और थिकनेस हम ले लेते हैं dx। तो होलो स्फीयर जो है उसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आउटसाइड पॉइंट्स के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसकी वैल्यू होगी Gm/r²। तो यहाँ पे जितने भी होलो स्फीयर होंगे उन होलो स्फीयर में कुछ होलो स्फीयर ऐसे होंगे जिनके लिए ये वाला पॉइंट आउटसाइड पॉइंट होगा और कुछ होलो स्फीयर ऐसे होंगे जिनके लिए ये वाला पॉइंट इनसाइड पॉइंट होगा। तो जिन होलो स्फीयर्स के लिए ये वाला पॉइंट इनसाइड पॉइंट है उनकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो सिर्फ उन्हीं होलो स्फीयर की वजह से आएगा जिनके लिए ये वाला पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है। ठीक है, तो हम इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पहले यहाँ पे मास कैलकुलेट करते हैं इसका। सो dm विल बी इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू 4πx² इंटू dx। ये इस होलो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। मास डेंसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है ρ0। x डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं सेंटर से, तो 1 - x² इंटू 4πx² dx। वैल्यू यहाँ पे हम जो कॉमन है वो बाहर ले लेते हैं, ρ0 4π और x² को मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू dx। ठीक है,
स्मॉल एलिमेंट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी जी इंटू डी एम अपॉन सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस वो है आर स्क्वायर। डीएम की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा जी रो नॉट 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर ले लेते हैं। इंटू डी एक्स। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उन्हीं होलोस्फीयर्स की वजह से आएगा जो कि इस वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पे होंगे, यानी कि जिनके लिए लिमिट जो है, रेडियस जो है वो 0 टू आर के बीच में होगी। तो ये हो गया 0 टू स्मॉल आर। सॉल्व करने से ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रख देते हैं तो ये हो गया आर क्यूब अपॉन 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स रेस्ट पावर 5 अपॉन 5 यानी कि आर रेस्ट पावर 5 अपॉन 5 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से यहाँ पे दो टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आर डिस्टेंस पे अपने पास में आ जाएगी 4 पाई आर अपॉन 3 माइनस आर क्यूब अपॉन 5 आर स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया सेंटर से आर डिस्टेंस पे। हमें कैलकुलेट करना है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो मैक्सिमा के लिए हम बोल सकते हैं डिस्टेंस के साथ में इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम 0 कर देते हैं। ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गए डिफरेंशिएशन से। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 1/3 माइनस 3 आर स्क्वायर अपॉन 5 आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो 0 में डिवाइड हो गई, तो यहाँ से अपने पास में एक्सप्रेशन आ गया 3 आर स्क्वायर अपॉन 5 आर स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गई 5 अपॉन 9 आर। तो इस डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे मैक्सिमा लाई करेगा वो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो हमें इस वेव के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताना है t इक्वल टू 0 पे। तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसके बाद में उसमें t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होगी वो होगी b इक्वल टू बी नॉट, जो हार्मोनिक फंक्शन है वो सेम ही रहेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो डायरेक्शन होगी वो होगी बी कैप। ठीक है, तो हमें बी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बी कैप कैलकुलेट करना है। बी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि ये होगा ई नॉट अपॉन वेव वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है ई नॉट। मीडियम की जो प्रॉपर्टीज है उनकी टर्म में अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को एक्सप्रेस करते हैं तो वो होगी 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई ई नॉट। ठीक है, डायरेक्शन अगर हम देखेंगे बी कैप, तो हम जानते हैं कि ई कैप क्रॉस बी कैप, ये जो डायरेक्शन है ये वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन वो हम बोल सकते हैं सी कैप। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन है अपने पास में उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें दे रखी है वो है जे कैप, और वेव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है यानी सी कैप वो एक्स डायरेक्शन है यानी कि आई कैप। तो हम देख सकते हैं कि जो बी कैप होगा उसके लिए दो ही पॉसिबल डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव के कैप और नेगेटिव के कैप। तो अगर हम प्लस के कैप लेते हैं तो जे कैप क्रॉस के कैप वो आई कैप आ रहा है, नेगेटिव लेने से वो माइनस आई कैप आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि
बी कैप की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस के कैप। ये वैल्यू हम अब इसमें रख देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में आ गया ई नॉट के कैप। इस एक्सप्रेशन में हम t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। cos t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने से ये हो जाएगा cos माइनस के एक्स, और cos माइनस के एक्स की वैल्यू cos के एक्स के ही इक्वल होगी इनटू के कैप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया t इक्वल टू 0 पे। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि टू सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जिनकी पावर सेम है, 200 वॉट हमें दे रखी है, और दोनों सोर्सेज जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं उन रेडिएशंस के लिए वेवलेंथ भी हमें दे रखी है। फर्स्ट सोर्स जो है वो एक्सरेज के रेडिएशन एमिट कर रहा है, उनके लिए वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर, और दूसरा जो सोर्स है वो विजिबल लाइट के रेडिएशन एमिट कर रहा है, उसके लिए वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। तो हमें इन दोनों सोर्सेज के लिए जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी नंबर डेंसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो नंबर डेंसिटी जो है उसका रिलेशन हम जानते हैं कि पावर एमिटेड वो एक्सप्रेस होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड एमिटेड पर सेकंड इनटू hc अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे जो n है वो है नंबर डेंसिटी, और वी कैन से नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। तो यहां से हम देख रहे हैं कि दोनों सोर्सेज के लिए पावर जो है वो तो सेम ही दे रखी है, h और c ये कांस्टेंट है। तो यहां से इस रिलेशन से हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो यहां से अपने पास में रेशियो ये आ गया n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो वेवलेंथ के रेशियो में ये होगा, वेवलेंथ का रेशियो अपने पास में है 1 अपॉन 500, नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज सोलर कांस्टेंट। तो हमें सोलर कांस्टेंट की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि सोलर कांस्टेंट जो है वो होगा टोटल एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहां से सोलर कांस्टेंट की अगर हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो वो एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम की डायमेंशन होगी। तो यहां से इनकी डायमेंशन हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। L स्क्वायर होगा एरिया की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन है T। तो यहां से सोलर कांस्टेंट की डायमेंशन अपने पास में आ जाएगी m1 L0 T-3। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हाइड्रोजन एंड सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम को हम रेस्ट से सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो दोनों की जो स्पीड होगी एक्सेलरेट करने के बाद में उस स्पीड का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज वो q इंटू वी के इक्वल होगा। तो दोनों को रेस्ट से हम यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहे हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, दोनों पे चार्ज जो है वो भी सेम ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेट करने के बाद दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम हो जाएगी q इंटू वी। ठीक है, दोनों पे चार्ज सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। तो स्पीड का रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो काइनेटिक एनर्जी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास इनटू स्पीड स्क्वायर। ठीक है, मास हम जानते हैं कि हीलियम एटम का मास जो है वो हाइड्रोजन एटम से 4 टाइम्स होगा, तो ये हो गया 4/1। तो यहां से स्पीड का रेशियो वो अपने पास में आ गया 2:1।
इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो रजिस्टर हैं 400 ओम और 800 ओम, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और एक बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट की। अब 400 ओम रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट करके हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि वोल्टमीटर की रीडिंग जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वोल्टमीटर जो है उसके लिए हमें रेजिस्टेंस दे रखा है कि वो 10 किलो ओम है, तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो हो गया 10,000 ओम। ठीक है, तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज V। ठीक है, तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग आएगी वो कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं कि यहां से जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू है I। ठीक है, ये I करंट यहाँ से इसमें एंटर होगी और यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेज हैं, तो दोनों रेजिस्टेंसेज के अंदर ये करंट जो है डिवाइड हो जाएगी। कुछ अमाउंट जो है वो करंट का वो इधर से फ्लो होगा और कुछ अमाउंट जो है करंट का वो इधर से फ्लो होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो फिर से किसके इक्वल होगी, वो I के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से कितनी करंट फ्लो होगी अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ से इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी और वो V के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो करंट होगी वो हम बोल सकते हैं उसकी वैल्यू आएगी V/400। सिमिलरली यहाँ पे इस वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी V/10,000। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी I की जो वैल्यू होगी वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इन दोनों के समेशन के इक्वल होगी, यानी कि V/400 प्लस V/10,000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है 6 वोल्ट। तो हम यहाँ पे ये रिलेशन यूज कर लेते हैं। तो इन दोनों के अक्रॉस अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखेंगे तो इस रजिस्टर के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्टमीटर की रीडिंग के ही इक्वल होगा, यानी वो तो कितना हो गया V। और इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस इनटू करंट। ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस है 800 इनटू करंट इसमें फ्लो हो रही है I की वैल्यू ये है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं V प्लस 800 इंटू I की वैल्यू रख देते हैं V/400। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 के इक्वल होगा। तो यहां से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसको 800 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे एक फैक्टर आ जाएगा 2V का, तो ये टोटल हो गया 3V। और साथ में यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो गया प्लस 8V/100 इक्वल टू 6। अगेन ये 2 का फैक्टर है और यहाँ पे ये हो गया 25। तो 2/25 प्लस 3, तो ये एक्सप्रेशन अपने पास में आ गया 77/25 इंटू V इक्वल टू 6। सो V इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 150/77। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू अपने पास में आएगी, वो होगी 1.95 वोल्ट। तो ये वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कैलोरीमीटर के अंदर 180 ग्राम ऑफ वाटर है और कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट हमें दे रखा है 20 ग्राम। पूरा अरेंजमेंट जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब इस सिस्टम के अंदर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड की m ग्राम स्टीम ऐड कर रहे हैं, जिससे फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो हमें स्टीम का अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितना हमने स्टीम ऐड किया था, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें गिवन है। तो हम कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल ये है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। स्टीम जो है वो तो हीट लूज करेगी और वाटर और कैलोरीमीटर ये हीट गेन करेंगे। तो स्टीम कितना हीट लूज करेगी, तो पहले तो स्टीम गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएगी, यानी स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी। तो मास m है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हमें गिवन है, वो है 540 प्लस उसके बाद में स्टीम का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर डाउन होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो वो होगा m स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी। इनिशियल टेम्परेचर 100 है स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट हुई है,
और फाइनल टेम्परेचर 31 है, तो ये हो गया 100 माइनस 31। तो स्टीम जो हीट सप्लाई कर रही है वो वाटर और कैलोरीमीटर गेन करेंगे। तो वाटर कितनी हीट गेन करेगा, तो ms डेल्टा टी से हम हीट गेन बोल सकते हैं। तो मास ऑफ वाटर इज 180। कैलोरीमीटर के लिए वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, तो ये हो गया +20 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो है 1 इंटू डेल्टा टी। फाइनल टेम्परेचर 31 है, इनिशियल है 25। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। m 540 प्लस यहां से अपने पास में ये आ गया 69, 200 इंटू यहाँ पे फैक्टर हो गया 6। तो m कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 200 इंटू 6 1200 अपॉन ये हो गया 609। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियरली आएगा 1.97 और इसको हम बोल सकते हैं ये किसके इक्वल है, 2 के। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्फीयर है। स्फीयर के सेंटर पे एक स्मॉल कैविटी है जिसमें कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल फील्ड है। पूरे अरेंजमेंट को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे अब ये चेक करना है कि सेंटर पे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर, उनको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करके ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर जीरो कर लेते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम ये भी बोलते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअल में वहां पे डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एंटर नहीं होगी। ठीक है, तो अगर डायमैग्नेटिक स्फीयर के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर नहीं होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि हर जगह पे स्फीयर के अंदर क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो सेंटर पे भी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए फोटो डायोड कैन डिटेक्ट ए फोटोन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो हमें बैंड गैप एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ यानी कि मिनिमम एनर्जी का फोटोन होगा और ये जो मिनिमम एनर्जी होगी इस फोटोन की वो बैंड गैप एनर्जी के ही इक्वल होगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बैंड गैप एनर्जी इजी विल बी इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं H इंटू सी, इसकी वैल्यू हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। वेवलेंथ को हम नैनोमीटर में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ये है 400 नैनोमीटर, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो आएगी नियरली 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक मेटलिक स्फीयर 300 सेकंड में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल हो रहा है। सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पे वैलिड है और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन वो हम जानते हैं वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टाइम इंटरवल इक्वल टू के इंटू एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो होगा टी इनिशियल प्लस टी फाइनल अपॉन 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पहले हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं। टेम्परेचर में चेंज 10, टाइम इंटरवल 300 सेकेंड, कांस्टेंट के इनिशियल टेम्परेचर वो है 50, 40 अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर है 20। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में आ गया k इंटू 50 अपॉन 2। ठीक है, एलसीएम लेने से 40 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर हम मान लेते हैं वो कितना है T। तो अब नेक्स्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम यूज कर लेते हैं। डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो ये हो गया अपने पास में 40 माइनस T अपॉन 300। ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज का मैग्नीट्यूड इक्वल टू K और यहाँ पे ये आ जाएगा 40 प्लस T अपॉन 2 माइनस 20। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 40
और इसकी वैल्यू आ गई k इंटू टी अपॉन 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 2/1 हम कर देते हैं। 2/1 करने से क्या होगा कि ये हो गया 40 माइनस टी, लेफ्ट हैंड साइड पे 300 कैंसिल हो जाएगा अपॉन 10, राइट हैंड साइड पे k/2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया t अपॉन 50। ठीक है, 5 से इधर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 200 माइनस 5t और उसको हम इधर ले लेंगे तो ये हो गया 6t। तो यहाँ से t अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 200 अपॉन 6, ये वैल्यू आएगी 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। नियरली इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं, ये इक्वल होगी 33 डिग्री सेंटीग्रेड की। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पार्टिकल को कांस्टेंट रेट से पावर सप्लाई हो रही है और पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूनिडायरेक्शनली मूव हो रहा है। तो हमें पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे चेक करना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चेक करने के लिए पहले हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और इसके लिए पहले हम पार्टिकल के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो पार्टिकल के लिए हमें कहा है कि कांस्टेंट पावर सप्लाई हो रही है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ वर्क डन जो है वो हम पावर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो वर्क हम डिफाइन कर सकते हैं पावर इनटू टाइम इंटरवल। तो रिलेशन ये हो गया कि नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। नेट वर्क डन जो है वो हो गया पावर इनटू टाइम इंटरवल टी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यहाँ से अगर हम v कैलकुलेट करते हैं तो v की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी √2p अपॉन m इंटू टी रेस टू पावर हाफ। v को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ds अपॉन dt। तो यहाँ से ये अपने पास में आ गया 2p अपॉन m इंटू टी रेस टू पावर 1/2। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन √2p अपॉन m और dt इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टी रेस टू पावर हाफ इंटू dt, लिमिट 0 टू t। ये कांस्टेंट है, टर्म बाहर हो गई, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपने पास में आ जाएगा √2p अपॉन m, टी रेस टू पावर हाफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया टी रेस टू पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पे t आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपने पास में आ रहा है, ये हो गया 2/3, रूट में ले जाएंगे तो ये हो गया 8p अपॉन 9m इंटू टी रेस टू पावर 3/2। ठीक है, तो अब हम ग्राफ चेक कर सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन हो गया। तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा क्योंकि पावर 3/2 आ रही है, यानी कि वो कर्व्ड ग्राफ होगा। अब उस कर्व्ड ग्राफ के लिए हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि स्लोप जो होगा ग्राफ का, स्लोप वो होगा ds/dt और ds/dt की वैल्यू जो है ऑलरेडी अपने पास में यहाँ पे है, ये स्लोप होगा √2p अपॉन m इंटू टी रेस टू पावर हाफ। टाइम जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लोप जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। तो ग्राफ जो है, कर्व ग्राफ हमें ऐसा देखना है जिसमें स्लोप हर जगह पे ग्राफ पे क्या हो, पॉजिटिव और कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा हो। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक स्क्वायर वायर फ्रेम है और वायर फ्रेम के प्लेन के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली एक फिक्स रेट के साथ में चेंज हो रहा है, तो हमें वायर फ्रेम में इंड्यूस करंट फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, वो इनवर्ड है और ये हमने स्क्वायर वायर फ्रेम ले लिया और किसी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है b। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो हमें गिवन है यहाँ पे। इंड्यूस करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा और वायर का रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना होगा, फिर हम इंड्यूस करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए हमें वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए हमें इसकी रेडियस रिक्वायर्ड होगी क्रॉस सेक्शन की। तो
रेडियस हमें डायमीटर दे रखा है वायर के क्रॉस सेक्शन का, तो उसका हाफ होगी, और डायमीटर 4 mm है, तो ये हो गया 2 mm यानी 2 × 10⁻³ मीटर। रेजिस्टेंस वायर का फाइंड आउट करेंगे तो रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। रेजिस्टिविटी हमें गिवन है वो है 1.23 × 10⁻⁻8। टोटल लेंथ जो है यहाँ पे चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है और वो 30/4। टोटल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो होगा πr², तो पाई ये है, r की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है 2 × 10⁻³ तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू नियरली अपने पास में आएगी 0.0294 × 10⁻² ओम। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हम पहले फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी टाइम टी पे। तो किसी भी टाइम टी पे फ्लक्स जो होगा वो डिफाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया ऑफ द लूप। तो लूप का एरिया अगर हम देखेंगे तो लूप का एरिया, क्योंकि ये स्क्वायर लूप है तो वो साइड लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये हो गया 0.3/4 स्क्वायर, ये एरिया ऑफ लूप इंटू मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो होगा dφ/dt। ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0.3/4 स्क्वायर इंटू dB/dt। dB/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमें गिवन है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और ये वैल्यू है 0.032 टेस्ला पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अपने पास में आ जाएगा 0.018 × 10⁻² वोल्ट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये अपने पास में है, रेजिस्टेंस भी अपने पास में है, तो हम यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट I विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.0, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी नियरली 0.61 एम्पियर। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक वर्टिकल शाफ्ट है और शाफ्ट के साथ में एक एल लेंथ की रोड अटैच्ड है। तो वर्टिकल शाफ्ट के साथ में एल लेंथ की रोड यहाँ पे अटैच्ड है एक एंड पे, और वर्टिकल शाफ्ट जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है। तो जब वर्टिकल शाफ्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है तो रोड वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल पे अरेंज है। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि कॉस थीटा का एक्सप्रेशन जो है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि थीटा फाइंड आउट करने के लिए जो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसका एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, उसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट इन दोनों फोर्सेस के टॉर्क के इक्वेट करना है हमें। तो कैलकुलेशन के लिए पहले हम दोनों फोर्स कैलकुलेट करते हैं, फिर इनका टॉर्क कैलकुलेट करेंगे और उसको जो गिवन एक्सप्रेशन है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो कि एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल होगा ml²/12 ω² sin थीटा cos थीटा उसके इक्वल कर देंगे। तो रोड जो है वो थीटा एंगल पे अरेंज है, तो यहाँ पे रोड के COM की मोशन अगर हम देखेंगे तो COM यहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस जो है वो l/2 होगी। तो रोड का COM जो है वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा। तो COM की मोशन के लिए अगर हम देखेंगे तो COM की मोशन के लिए हम यहाँ पे इन दोनों फोर्सेज को COM पे ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। वर्टिकल डायरेक्शन में COM की कोई मोशन नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होंगे, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है फोर्स का वो mg के इक्वल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर COM सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और नेट फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर वो कितना है FH। तो इसका मतलब ये हो गया कि यही फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है।
तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो एफ एच की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर आर, रेडियस जो है सीओएम के रोटेशन की, तो रेडियस ये वाली डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस ज्योमेट्री से कैलकुलेट करेंगे तो ये L/2 है, ये एंगल थीटा है, तो ये आ गया L/2 साइन थीटा। ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है सीओएम के अबाउट। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखेंगे तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो हम फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लेंगे। सीओएम से जो लाइन ज्वाइन कर रही है यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट कर लेंगे, और डिस्टेंस ये हमें पता है वो L/2 है। डायरेक्शन के लिए हमें दे रखा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवार्ड डायरेक्शन में है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवार्ड डायरेक्शन को अपने को पॉजिटिव लेना है। तो नेट टॉर्क अबाउट सीओएम ये इक्वल होगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो ये तो हो गया आर, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो इधर की तरफ होगा। तो आर क्रॉस एफ करने से डायरेक्शन जो है वो किधर की तरफ आ रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि एफ वी साइन थीटा इंटू L/2, ठीक है। इसके लिए देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो इधर की तरफ आएगा ऐसे, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ वो होगा एफ एच कॉस थीटा। उसके लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ आ रही है आउटवर्ड, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, एफ एच कॉस थीटा इंटू L/2, ये इक्वल है एम एल स्क्वायर अपॉन 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब इस इक्वेशन में हम एफ वी और एफ एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से अपने पास में आ जाएगा एम जी L/2 साइन थीटा माइनस एफ एच की वैल्यू रख देंगे तो ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर L/2, एक L/2 की टर्म यहाँ पे भी है तो L स्क्वायर अपॉन 4 कॉस थीटा, और साथ में साइन थीटा है तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। इस वाली टर्म को हम इधर ले जाते हैं तो इसमें ये वाला एक्सप्रेशन तो इन दोनों टर्म में कॉमन ही है, तो अपने पास में ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/12। ऐड करेंगे, एलसीएम लिखेंगे तो आ जाएगा 4/12 यानी कि 1/3। तो एक्सप्रेशन अपने पास में ये हो गया एम जी एल साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3 साइन थीटा कॉस थीटा। जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं, तो एम कैंसिल हो गया, एल की एक टर्म कैंसिल हो गई, साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 3g अपॉन नीचे 2 का फैक्टर है, एल की एक टर्म है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि फ्लोर से 1 मीटर हाइट पर एक टेबल पर एक ब्लॉक को रखा हुआ है, एक बुलेट आके ब्लॉक को हिट कर रही है और वो आफ्टर कॉलिजन ब्लॉक से स्टिक हो जाती है। तो बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम जब टेबल से फॉल होके फ्लोर पे कोलाइड होगा तो उस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बुलेट और ब्लॉक के कॉलिजन के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। बिफोर कॉलिजन मोमेंटम अगर हम देखेंगे तो बुलेट के लिए मास हमें गिवन है वो है 0.1 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो है 20 प्लस ब्लॉक जो है उसके लिए मास हमें दे रखा है बट ब्लॉक रेस्ट पे है तो ये हो गया 0। आफ्टर कॉलिजन दोनों साथ में मूव हो रहे हैं तो ये हो गया 1.9 प्लस 0.1, सिस्टम का मास ये हो गया, और फाइनल वेलोसिटी वो हम ले लेते हैं v है। तो यहाँ से अपने पास में
v की वैल्यू ये हो गया 2 और ये भी 2 है, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में सिस्टम जब फॉल होगा तो ग्रेविटी जो है इस सिस्टम पे वर्क करेगी। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द फ्लोर हमें काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो जो हाइट फॉल होगी वो 1 मीटर होगी, जितनी टेबल की हाइट है। तो अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वैल्यू रख देते हैं। सिस्टम का मास 2 है, जी की वैल्यू हमें लेनी है 10। वर्क डन बाय ग्रेविटी हम देख रहे हैं mgh होगा, तो मास 2 हो गया, जी की वैल्यू 10 है और हाइट जो फॉल हो रही है वो 1 मीटर है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास ऑफ द सिस्टम इंटू वेलोसिटी इनिशियल, वो 1 है। तो यहां से अपने पास में फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, ये हो गया 20 और ये 1, तो ये 21 जूल। इस क्वेश्चन में हमें एटॉमिक मास नंबर ए के न्यूक्लियस के रेडियस का एक्सप्रेशन दे रखा है। तो हमें डेंसिटी का ऑर्डर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा मास अपॉन वॉल्यूम। न्यूक्लियस का जो मास होगा वो जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं सबके मास के समेशन के इक्वल होगा। तो न्यूक्लियॉन का मास हमें दे रखा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो हमें गिवन है और वो सेम ही हमें दे रखा है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो मास नंबर के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो टोटल मास होगा वो होगा मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, वो मास नंबर ए के इक्वल है, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस को हम स्पेरिकल ले सकते हैं। तो ये हो गया 4/3 पाई रेडियस क्यूब। रेडियस का एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, तो ये है 1.3 इंटू 10⁻⁻15 पावर 3 और साथ में a⁻1/3 है, तो उसके पावर 3 करने से ही आ जाएगा a। तो a की जो टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से इसको सॉल्व करके अगर हम ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑर्डर जो है वो नियरली 10⁻17 18 के ऑर्डर का आएगा। तो हम बोल सकते हैं 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक गैस के सर्टेन अमाउंट का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट प्रेशर पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड से हम इंक्रीज करते हैं तो 160 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है। और आगे इसमें दे रखा है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर डिक्रीज करते हैं तो 240 कैलोरी हीट रिलीज होती है। तो हमें इस गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है। तो पहले हमें दे रखा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट रिक्वायर्ड 160 कैलोरी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रही है उसमें हीट सप्लाइड को हम बोल सकते हैं वो होगा NCP डेल्टा T के इक्वल। Q की वैल्यू है 160, NCP और डेल्टा T जो टेम्परेचर में चेंज है वो है 50। ये फर्स्ट रिलेशन है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रोसेस हो रही है उसमें हीट रिलीज्ड वो होगी NCV डेल्टा T के इक्वल। अमाउंट ऑफ हीट इसमें भी हमें दे रखा है वो है 240 इंटू NCV डेल्टा T है 100। ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस का हम रेशियो ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास में आ गया 160 अपॉन 240, राइट हैंड साइड पे n कैंसिल हो गया, CP अपॉन CV और ये हो गया 50 अपॉन 100 यानी कि हाफ। तो यहां से ये हो गया 2 3। सो CP अपॉन CV इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3। हम जानते हैं कि CP अपॉन CV जो है वो एक्सप्रेस होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में 1 + 2/f। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/3 और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 6। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो लाइट वेव्स हैं वैक्यूम में, उनकी वेवलेंथ जो है वो सेम ही है।
दोनों लाइट वेव्स इनिशियली सेम फेज में हैं। अब दोनों लाइट वेव्स में से एक लाइट वेव N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में L1 लेंथ ट्रेवल कर रही है और दूसरी लाइट वेव N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में L2 लेंथ ट्रेवल कर रही है। तो ये दोनों मीडियम के अंदर दोनों जो लेंथ ट्रेवल कर रही है, इसके बाद में दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा दोनों के ऑप्टिकल पाथ का, ठीक है। तो दोनों के लिए अगर हम ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस लेते हैं तो पहले वाली जो लाइट वेव है जो कि N1 मीडियम में ट्रेवल कर रही है L1 लेंथ, तो उसका ऑप्टिकल पाथ होगा N1 इंटू L1। दूसरी वाली जो लाइट वेव है उसके लिए N2 इंटू L2, दोनों का हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस। तो ये अपने पास में क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो फेज डिफरेंस वो एक्सप्रेस होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये जो वेवलेंथ है ये वैक्यूम में जो वेवलेंथ है वो है, इनटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस अपने पास में है N1 L1 माइनस N2 L2, ठीक है। हमें बेसिकली यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड यूज करना है क्योंकि पाथ डिफरेंस जो है वो हमेशा ही हम पॉजिटिव एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक m मास का ब्लॉक SHM परफॉर्म कर रहा है। जब वो मीन पोजीशन पे पहुंच रहा है तो हाफ ऑफ द मास जो है वो उससे अलग हो जाता है। तो हमें जो रिमेनिंग मास है उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सिचुएशन ये ऐसे है कि ये m मास का पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे आ रहा है तो वहां पे इसका हाफ मास जो है वो अलग हो जाता है। तो जो हाफ मास यहाँ पे अलग होगा उसके पास में भी सेम मोमेंटम रहेगा जो कि रिमेनिंग हाफ मास के पास में होगा, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उस इंस्टेंट पे दोनों पार्ट की स्पीड जो है वो क्या होगी, वो सेम ही होगी। तो रिमेनिंग जो मास है उसकी जस्ट आफ्टर ब्रेकिंग जो स्पीड होगी वो सेम वही होगी कि जस्ट बिफोर ब्रेकिंग होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि V1 विल बी इक्वल टू V2। मीन पोजीशन के ऊपर हम बोल रहे हैं तो मीन पोजीशन पे जो स्पीड होगी वो होगी A1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू A2 ओमेगा 2। अब वैल्यूज रख देते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। A1 इनिशियल एम्पलीट्यूड है वो A है और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो ये हो गया K अपॉन M इक्वल टू A2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम ही है बट मास अब क्या हो गया, हाफ हो गया, तो ये हो गया M अपॉन 2। K बाई M जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे न्यूमरेटर में एक √2 का फैक्टर है तो A2 विल बी इक्वल टू A अपॉन √2। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस मेजरिंग मोड में यूज कर रहे हैं और जो डिवाइसेस हैं जिनके अक्रॉस हम इसको यूज कर रहे हैं वो चारों ऑप्शंस में हमें 4 डिफरेंट डिवाइसेस यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर हम मल्टीमीटर के जो प्रॉप्स हैं उनको रिवर्स कर देते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा। तो जो चारों स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं ऑप्शंस में उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मार्क करनी है, ठीक है। तो मल्टीमीटर को अगर हम रेजिस्टेंस मेजरिंग मोड में अगर यूज कर रहे हैं तो मल्टीमीटर जो है वो वहां पे एक कांस्टेंट वोल्टेज की पावर सप्लाई के जैसे बिहेव करेगा, यानी कि वो बेसिकली एक बैटरी के जैसे वहां पे काम करेगा। तो कांस्टेंट वोल्टेज अगर हम किसी भी डिवाइस के अक्रॉस अगर अप्लाई कर रहे हैं और उस डिवाइस में से अगर करंट फ्लो हो रही है तो वोल्टेज अपॉन करंट ये अपने को क्या देगा, वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू देगी। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर हो रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अपॉन करंट से यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमें दे रखा है कि जो कनेक्टिंग डिवाइस है अगर वो एलईडी है तो एलईडी के लिए हम जानते हैं कि अगर एलईडी को हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड बायस के अंदर उसमें से करंट फ्लो होती है और उसमें साथ में से लाइट भी एमिट होती है, ठीक है। और उसको अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉरवर्ड बायस में तो डिफ्लेक्शन मिलेगा क्योंकि अगर करंट फ्लो होगी तो वोल्टेज अपॉन करंट वहां से रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ मेजर्ड वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो उस केस में वहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है।
इसके बाद में जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें हमें दे रखा है कि डिवाइस जो है वो कैपेसिटर है। तो अगर एक किसी कैपेसिटर को हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर जो है उस पर क्या होगा, चार्ज चेंज होगा, चार्ज जिनकी प्रोसेस जो होगी उसमें करंट फ्लो होगा, और अगर करंट फ्लो होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ जो है वो वोल्टेज अपॉन करंट की रीडिंग आएगी, यानी कि कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन वहां पे आएगा। अगर उसको हम रिवर्स करके भी लगा देंगे तो उस सिचुएशन में भी वहां पे सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा और वहां पे फिर से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कैपेसिटर को हम चाहे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करें चाहे रिवर्स में करें, दोनों ही केस में वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट 2 वो इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड केस में हमें दे रखा है कि जो कनेक्टिंग डिवाइस है वो क्या है, वो रजिस्टर है। तो रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यानी कि जो टर्मिनल्स हम मल्टीमीटर के वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसको टर्मिनल्स को रजिस्टर के अक्रॉस कैसे भी अप्लाई कर दें, उसमें से जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। और करंट की वैल्यू अगर सेम है तो वोल्टेज अपॉन करंट इसकी जो रीडिंग होगी रेजिस्टेंस की वो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो है हम मल्टीमीटर को चाहे कैसे भी कनेक्ट कर दें, रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट करें चाहे फिर फॉरवर्ड ऑर्डर में, दोनों ही सिचुएशन में जो डिफ्लेक्शन होगा वो सेम ही होगा। फोर्थ जो डिवाइस अपने को दे रखी है वो मेटल वायर है, और मेटल वायर के लिए हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। तो मेटल वायर से अगर हम मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर रिवर्स करके भी अगर हम कनेक्ट करेंगे तब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, वो नेग्लिजिबल रहेगी। तो मेटल वायर के केस में हम चाहे उसको कैसे भी कनेक्ट करें उसमें कोई डिफ्लेक्शन जनरेट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक रेफ्रिजरेटर 100 ग्राम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसमें वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो सराउंडिंग के अंदर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हीट रिलीज होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेफ्रिजरेटर है वो कार्नोट मॉडल पे काम कर रहा है। और कार्नोट मॉडल के लिए हम जानते हैं कि जो फ्लो चार्ट होता है प्रोसेस का वो ये होता है कि ये सिस्टम है, लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट होगी, Q2 जो है वो हीट एक्सट्रैक्टेड है, और यहाँ पे सिस्टम पे एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है, और ओवरऑल Q1 हीट जो है वो यहाँ पे हायर टेम्परेचर पे सराउंडिंग में रिलीज होगी। तो हमें यहाँ पे Q1 जो है वो कैलकुलेट करना है। Q2 की वैल्यू वो हमें यहाँ पे दे रखी है क्वेश्चन में, वो हम यहाँ पे जो डाटा दे रखा है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8000 कैलोरी। ठीक है, Q1 हमें कैलकुलेट करना है। तो रेफ्रिजरेटर के लिए हम जानते हैं कि वर्क डन अपॉन हीट एक्सट्रैक्टेड Q2, ये जो रिलेशन है ये टेम्परेचर के साथ में जब हम इसको रिलेट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन अपने पास में आता है TH अपॉन TL -1। ठीक है, ये रिलेशन होता है रेफ्रिजरेटर के लिए अगर वो कार्नोट मॉडल पे काम कर रहा है तो। और वर्क डन जो है वो बेसिकली इन दोनों हीट का डिफरेंस होता है, तो इसको हम Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2 ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से Q2 को अगर डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म में तो यहाँ पे भी आ गया Q1 अपॉन Q2 -1 दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से रिलेशन आ गया Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू TH अपॉन TL। हमें Q1 कैलकुलेट करना है तो हम बाकी सबके वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। TH जो हायर टेम्परेचर है वो है, और वो हमें दे रखा है वो कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये हो गया 300 केल्विन, और लोअर टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि इसकी वैल्यू है 273 केल्विन। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो गया 300 अपॉन 273 इंटू Q2 हमने कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8000। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास में ये आ जाएगा 8791 कैलोरी। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक फिक्स्ड रफ इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से यहाँ पे ये ब्लॉक V0 वेलोसिटी से अप द इंक्लाइन मूव होना स्टार्ट हो रहा है। इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो हमने ले लिया, वो म्यू है, और म्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, साथ में हमें ये दे रखा है कि जब ब्लॉक वापस सेम इनिशियल पोजीशन पे आएगा तो उसकी स्पीड होती है V0/2।
तो देखो क्या होगा कि ब्लॉक जो है वो इधर की तरफ मूव करेगा। ब्लॉक अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो अलोंग द इंक्लाइन अगर ब्लॉक के लिए हम एक्सेलरेशन अगर हम देखेंगे तो mg जो है वेट का कंपोनेंट जो है ब्लॉक का वो इधर की तरफ पीछे की तरफ लग रहा होगा। मास हम एज्यूम कर लेते हैं वो कितना है m। तो mg sin थीटा जो है वो डाउन द इंक्लाइन लग रहा होगा, साथ में इसकी वेलोसिटी इधर है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी इधर की तरफ ही लग रहा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन वो mg cos थीटा के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अप द इंक्लाइन जो मोशन है उस मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट है और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं डाउन द इंक्लाइन। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस मोशन में वो इधर की तरफ होगा, ये हम ले लेते हैं a1। तो इसका मतलब ये रिटार्ड होगा और यहाँ पे कहीं पे आके मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो एक मोमेंट के लिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और साथ में मैं दे रखा है कि ये वापस इधर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि mg sin थीटा जो है उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, तो फिर ये वापस इधर की तरफ mg sin थीटा की वजह से इधर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वापस जब इधर की तरफ ये आएगा तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वापस जब आएगा तो एक्सेलरेशन जो है वो इधर की तरफ होगा, वो हम ले लेते हैं a2। और जब ये वापस आ रहा है इस सिचुएशन पे तब अब यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, v0/2। तो हम मान लेते हैं कि ये वाली जो पोजीशन है ये तो a है और ये वाली पोजीशन हम ले लेते हैं ये है b। तो अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन दोनों के लिए हम यहाँ पे इक्वेशंस देखते हैं और a और b के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं कि ये डिस्टेंस है d के इक्वल। ठीक है, तो अब पहले हम अप द इंक्लाइन मोशन के लिए इक्वेशन देख लेते हैं a to b। तो अप द इंक्लाइन मोशन में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स की इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो mg sin 30 डाउन द इंक्लाइन लग रहा है प्लस फ्रिक्शन फोर्स पे डाउन द इंक्लाइन है तो ये हो गया म्यू mg cos 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास कैंसिल हो जाएगा और g की वैल्यू हमें 10 दे रखी है तो यहाँ से ये अपने पास में आ गया 5 प्लस इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 5√3 इंटू म्यू इक्वल टू a1। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो d है, तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए भी इक्वेशन देख सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, और जो मोशन की डायरेक्शन है उसी को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल v0² प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन जो है वो है -a1 इंटू डिस्टेंस d। तो यहाँ से अपने पास में d की जो वैल्यू आ रही है वो है v0² अपॉन 2a1। ये सेकंड इक्वेशन है। इसके बाद में डाउन द इंक्लाइन मोशन हम देखते हैं b to a। इस मोशन के लिए भी हम पहले नेट फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। तो अब ये अगर इधर मूव हो रहा है तो mg sin थीटा तो इधर लग रहा है बट काइनेटिक फ्रिक्शन उसके अपोजिट लग रहा होगा, तो नेट फोर्स अपने पास में आ जाएगा mg sin 30 माइनस म्यू mg cos 30 इक्वल टू m इंटू a2। तो वैल्यू रख देते हैं g की, तो a2 विल बी इक्वल टू 5 माइनस 5√3 म्यू। ये थर्ड रिलेशन है। ठीक है, और b to a मोशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन जो है a1 a2 दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ पे रिलेशन हम देख सकते हैं कि फिर से v² इक्वल टू u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी वो v0/2 है तो ये हो गया v0²/4। इनिशियल जीरो है पॉइंट b पे प्लस 2, और अब मोशन की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है तो उसी को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये हो गया a2 और डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके इक्वल है, d के। तो यहाँ से अपने पास में d की जो वैल्यू आ रही है वो है v0² अपॉन 8a2। ये इक्वेशन 4 है। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ से हम d की वैल्यूज को इक्वेट कर देते हैं। तो d की वैल्यूज को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो अपने पास में ये रिलेशन हो गया है v0² अपॉन 2a1 इक्वल टू d v0² अपॉन 8a2।
ये हो गया A1 इक्वल टू 4A2। वैल्यू रख देते हैं A1 और A2 की 1 और थर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ पे ये आ गया 5 प्लस 5√3 म्यू इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 5√3 म्यू। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो म्यू की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी √3/5 और √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू नियरली आएगी 0.346। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो म्यू की वैल्यू है वो I/1000 के इक्वल है, तो इसको हम I/1000 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि I की जो वैल्यू होगी वो होगी 346। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड A और उसके वर्टिसेस पे 3 सेम मास के पार्टिकल रखे हुए हैं। मास जो है वो है m, इसका भी m है और इसका भी m है। और यहाँ पे जो इजी एक्सिस है और EX एक्सिस है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हमें EX एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम हर पार्टिकल का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्रेस करते हैं। और पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमेशा एक्सप्रेस होगा मास ऑफ द पार्टिकल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस वाले पार्टिकल के लिए अगर हम देखेंगे तो ये वाला पार्टिकल इसी एक्सिस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो गया 0, प्लस इस वाले पार्टिकल के लिए अगर हम देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसकी, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये a डिस्टेंस होगी तो ये हो गया m इंटू a स्क्वायर। प्लस इस पार्टिकल के लिए अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ये वाली डिस्टेंस होगी, तो हम ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये भी 60 होगा। और ये वाली जो साइड लेंथ है ये a के इक्वल है, तो अगर साइड लेंथ a के इक्वल है तो ये वाली जो लेंथ होगी ये अपने पास में आ जाएगी a cos 60 यानी कि a/2। तो ये हो गया मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a/2 स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर बाई 4, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया 5/4 ma स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी वैल्यू है n/20 ma स्क्वायर, तो हमने ये वैल्यू को इसके इक्वल कर दिया। तो यहाँ से अगर हम n कैलकुलेट करते हैं तो n की वैल्यू अपने पास में आ रही है 25। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कॉन्केव मिरर से ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है और मिरर उसकी इमेज फॉर्म कर रहा है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अब आगे दे रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर मूव हो रहा है तो हमें इमेज की स्पीड कैलकुलेट करनी है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की लोकेशन हमें दे रखी है। ठीक है, तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही यहाँ पे क्या होगा, स्पीड होगा। तो रिलेशन हम ये जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर मोशन है मिरर के लिए तो रिलेशन ये होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो v की वैल्यू जो है वो 10 है, स्क्वायर करेंगे तो 100, अगर -10v अगर हम लेंगे तो भी स्क्वायर जो है वो क्या होगा 100 ही होगा। सिमिलरली u के लिए भी वो नेगेटिव होगा बट स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हो गया 900 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमें दे रखी है वो 9 है, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ से 9 का फैक्टर जो है ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास में ये आ गया -1 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे वेलोसिटी का यानी कि स्पीड, तो वो अपने पास में आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 500 है। हर टर्न के लिए हमें एरिया यहाँ पे दे रखा है। साथ में हमें दे रखा है कि कॉइल के प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखने के लिए इस पे एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाया जा रहा है, वो है 1.5 न्यूटन। ठीक है, यानी कि जो कॉइल है उसको हम एक्सटर्नल टॉर्क लगा के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली वहाँ पे उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और करंट की वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो ये जो एक्सटर्नल टॉर्क हम लगा रहे हैं
ये टॉर्क जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क लगा रहा होगा उसको बैलेंस कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क वो मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के इक्वल होगा, इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट होगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क लगाता है वो हम एक्सप्रेस करते हैं m क्रॉस b से। m जो है वो कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं, ये वेक्टर होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर हम इसका लेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। तो यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी n I इंटू ए इंटू मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों के बीच में एंगल अगर हम देखेंगे तो कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 है, तो यहाँ पे आ गया साइन 90। तो यहाँ से अब हम मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करते हैं तो आ गया टॉर्क अपॉन NIA। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टॉर्क 1.5 है, नंबर ऑफ टर्न्स 500, करंट की वैल्यू हमें दे रखी है वो 0.5 है, और एरिया जो है वो हर कॉइल का है 3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 20 टेस्ला।